अनिल शर्मा साहब को ये समझना चाहिए कि आपकी गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने गला काटा है जम्मू कश्मीर के लोगों का। हमसे हमारा जो फ्लैग छीना गया, हमारा जो अपना आईन था वो हमसे छीना गया, हमारी रियासत को दो हिस्सों में तकसीम किया, टुकड़े किए गए, लद्दाख को अलग किया गया, बहुत सारा जुल्म हुआ है हमारे साथ। मैंने जो इलेक्शन में जो वादे मैंने किए, मैं उन वादों को एक एक करके पूरा करूँगा। और ये एक बात है, 5 साल की हुकूमत है ना। अब आप समझेंगे कि एक दिन में सारे वादे एक साथ पूरे हो जाएंगे, ये क्या मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। ग्रेजुअली हो सकता है, एक एक करके हर एक वादा पूरा हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में ही जितने भी काम यहाँ पे हुई, जो डेवलपमेंट जिसे कुपवारा में हुई है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में हुई है। सिर्फ IAS IPS जो ऑफिसर्स है, उनके हवाले से जो अथॉरिटी है, जो जुरिडिक्शन है, वो LG साहब के पास है। उसके बगैर जितना भी है वो इसी गवर्नमेंट के पास है, हमारी गवर्नमेंट के पास। देखिए, हमारे यहाँ स्टेट हुआ करता था, पावरफुल स्टेट होती थी, हमारा स्पेशल स्टेटस हुआ करता था। 370 हमारे पास था, 35A हमारे पास था, हमारी अपनी एक असम्बली हुआ करती थी और उसके साथ काउंसिल भी हुआ करता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हुआ करता था। हमारे पास बहुत सारे पावर्स थे तब, जो अब नहीं है, ये हमने मानना पड़ेगा। हमारे साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादती की, BJP गवर्नमेंट ने बहुत जुल्म किया है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। तो शर्म की बात है उनके लिए, वो क्या करें, वो तो बात करने के काबिल ही नहीं है, वो कैसे बात करते हैं। उन्होंने एक स्टेट को यूटी बना दिया, जो हिस्ट्री है, जो अभी तक कभी नहीं हुआ है, आज पहली बार हुआ है। एक स्टेट को यूटी बनाया गया, और वो स्टेट जो पहले एक मुल्क हुआ करता था, जो भी है इसी गवर्नमेंट को करनी है। पोस्टिंग्स, प्रमोशंस और अपॉइंटमेंट्स जो भी है इसी गवर्नमेंट को करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है, बॉयज़ कॉलेज है, साइंस कॉलेज है। कांग्रेस वाले क्लेम करते गुलाम नबी आज़ाद ने दिया। नाज़रीन TR के न्यूज़ में आपका एक बार फिर खैमकदम, मैं इरशाद वानी। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत है वो तारुफ के मोहताज नहीं, MLA त्रेगाम मीर सैफुल्लाह साहब, जिन्होंने त्रेगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत जो है अंजाम दी है। कई बार ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं और MLA भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी से रहे हैं और आज इनसे रूबरू होते हैं। उमर साहब ने कुछ ही दिनों पहले कहा कि अगर हमें ये भी लगे हमें सुप्रीम कोर्ट वापस जाना पड़ेगा, हमारे पास है वो ऑप्शन, हम जा सकते हैं। हमें जहाँ जहाँ लगे कि हमें कोशिश करनी चाहिए अपना स्टेटहुड वापस लाने के लिए, स्पेशल स्टेटस वापस लाने के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस पेश है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी कोई दरेग नहीं करेगी इस बारे में। आप दिल पर हाथ रखकर कहिए कि आज के डेट में वो जोश और जज्बा वो दिखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि तब के MLA और अब के MLA में क्या फ़र्क है? उसकी वजह है, देखिए, हमारे यहाँ स्टेट हुआ करता था, पावरफुल स्टेट होती थी, हमारा स्पेशल स्टेटस हुआ करता था। 370 हमारे पास था, 35A हमारे पास था, हमारी अपनी एक असम्बली हुआ करती थी और उसके साथ काउंसिल भी हुआ करता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हुआ करता था। हमारे पास बहुत सारे पावर्स थे तब, जो अब नहीं है, ये हमने मानना पड़ेगा। रोड के हवाले से मैंने बात की, पीने के पानी को लेकर बात की, हेल्थ सेक्टर की बात की। अभी कुछ खास नहीं है यहाँ। हर वक्त पेशेंट को रेफ़र करना पड़ता है श्रीनगर, या अगर कहीं एडमिशन हमारे जो बच्चे हैं बाहर रियासतों में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उसके लिए क्या कुछ इकदाम होगा। डेवलपमेंट की बात करें तो आज के जो दौर है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो नौजवान जो पढ़े लिखे हैं वो मेंटल डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, रोज़गार नहीं है। साथ ही कहीं डेवलपमेंट की बात करें, रोड कनेक्टिविटी सही नहीं है, हेल्थ सेक्टर कुपवाड़ा में ना के बराबर है, तो और भी बहुत सारे मसले। स्कूलों की बात आपने की, अपग्रेडेशन की बात की है, हायर सेकेंडरीज की बात की है, यहाँ पे कोई ऐसी स्पेसिफिक कॉलेज भी नहीं है, यूनिवर्सिटी यहाँ होनी चाहिए थी। तो जिस तरह से बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी है, आप काफ़ी देर तक इक़्तिदार में भी रहे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा मौका मिला। कैसर जमशेद लोन साहब, आप साहब या चौधरी साहब, बहुत सारे MLA रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जो सालों तक MLA रहे हैं। आज आपकी फुल मेजॉरिटी हुकूमत भी है, तो कुपवारा ज़िला के लिए क्या कुछ कंट्रीब्यूशन होगा और आने वाले वक्त में क्या ऐसी डिमांडें फुलफिल होंगी। रोड के हवाले से मैंने बात की, पीने के पानी को लेकर बात की, हेल्थ सेक्टर की बात की। अभी कुछ खास नहीं है यहाँ। हर वक्त पेशेंट को रेफ़र करना पड़ता है श्रीनगर, या अगर कहीं एडमिशन हमारे जो बच्चे हैं बाहर रियासतों में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उसके लिए क्या कुछ इकदाम होगा। नाज़रीन TR के न्यूज़ में आपका एक बार फिर खैमकदम, मैं इरशाद वानी। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत है वो तारुफ के मोहताज नहीं, MLA त्रेगाम मीर सैफुल्लाह साहब, जिन्होंने त्रेगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत जो है अंजाम दी है।
कई बार ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं और एमएलए भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी से रहे हैं और आज इनसे रूबरू होते हैं. तो मीर साहब आपका खैर मकदम सर. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. सर अभी जो जब से आर्टिकल 370 एब्रिगेट हुआ है तब से लेकर और उस वक्त की असेंबली जब आप कॉन्स्टिट्यूंसी में जाया करते थे लोगों की मदावा के लिए, लोगों के मसले मसाइल को उजागर करने के लिए, बहुत सारा जो है कि उस वक्त डेवलपमेंट हुई है. तो अब की बार बहुत सारे आपके एंड से एमएलएज कह रहे हैं कि हमारे पास पावर्स नहीं है, जबकि वीरे साहब ने परसों कहा कि मैं डिप्टी सीएम को रिकमेंड करता हूं, वो पटवारी को ट्रांसफर नहीं कर सकते. लेकिन बीजेपी सुनील शर्मा क्या कहना है कि इनके पास फुल पावर्स है. तो कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से क्या लोग जो अभी डिमांड कर रहे हैं रोड्स के हवाले से, बिल्डिंगों के हवाले से, उस हवाले से बता दीजिए. देखिए, एक बात मैं बताऊं कि पहले हमारे यहाँ स्टेट हुआ करती थी. स्टेट में जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट हुआ करती थी बहुत ही पावरफुल हुआ करती थी, इसमें कोई शक नहीं. और ये भी सही है कि इस वक्त अगर ये कहें कि जो हमारी इस वक्त की गवर्नमेंट है इसके पास पावर्स नहीं, ये गलत है. हाँ, कुछ ऐसे पावर्स हैं जो शायद नहीं हैं जो एलजी के पास है. लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है तो वो गवर्नमेंट के इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है, उसमें कोई शक नहीं. वीरी साहब ने जो कहा कि छोटे मुलाजिम के ट्रांसफर्स नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है. ये गवर्नमेंट छोटे मुलाजिम से बड़े मुलाजिम तक की ट्रांसफ़र कर सकती है, उसमें कोई शक नहीं. हाँ, सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स जो है वो एलजी साहब, लाइन ऑर्डर जो है, हाँ, जो लाइन ऑर्डर रिलेटेड ऑफिसर्स जो है आईएएस और आईपीएस के जो ऑफिसर्स हैं उनकी जो ट्रांसफ़र्स या पोस्टिंग्स होगी वो एलजी साहब कर सकते हैं. उससे नीचे जो केएस ऑफिसर्स हैं या बाकी जो ऑफिसर्स हैं उनके ट्रांसफ़र्स, पोस्टिंग्स, प्रमोशंस सब जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है. इसलिए ये कहना सही नहीं है कि हम किसी मुलाजिम को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं करेंगे. जहाँ तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से बहुत सारे वादे किए हैं, इसमें कोई शक नहीं, डेवलपमेंट के हवाले से. और इंशाल्लाह मैं वो डेवलपमेंट करूँगा, चाहे सड़कों का मसला हो, स्कूलों का मसला हो, अस्पतालों का मसला हो, बिजली का मसला हो. मैंने हाल ही में कल ही मिलियाल के लिए मैंने एक नया रिसीविंग स्टेशन करवाया, वहाँ पे सैंक्शन करवाया. आपने पढ़ा भी, देखा भी होगा, क्योंकि उस इलाके में कोई रिसीविंग स्टेशन नहीं था, करवाया मैंने. मैं आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ करूँगा. जो मैंने लोगों के साथ वादा किया है, मैंने त्रेगाम के लिए वादा किया है कॉलेज वहाँ होना चाहिए, केरन के लिए मैंने वादा किया है वहाँ कॉलेज होना चाहिए. नगरी इलाके का जो हॉस्टल है मैं चाहता हूँ उसको अपग्रेड हो वो, और वो 24 आवर्स चले. मैंने उनके साथ ये वादा किया है. मैंने त्रेगाम का अस्पताल है उसको अपग्रेड करने का वादा किया हुआ है. इसी तरह मैंने करालपोरा का जो अस्पताल है उसको और मजबूत और अपग्रेड, उसको और ज़्यादा फाल बनाने के लिए मैंने वादा किया हुआ है. मैंने टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटी केरन, वगबल और जम्मूगंड के लिए मैंने बनाने की कोशिश, और मैंने असम्बली में ये मसला उठाया. फिर उमर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस में गया, मैंने एक प्रपोज़ल वहाँ दिया, उसने उस प्रपोज़ल को मार्क किया, वो प्रोसेस में है. मुझे लगता है वो भी, और उमर साहब ने मेरे साथ कमिटमेंट की है कि मैं दे रहा हूँ ये. और भी जो चीज़ें हैं जो भी इसी तरह से, जम्मूगंड का इलाका है बहुत ही पसमानदा इलाका, पहले मेरे साथ नहीं हुआ करता था. उस इलाके में सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है, स्कूल का मसला है, अस्पताल का मसला है, वो भी मेरे ज़ेर नज़र है. मैं करूँगा इंशाल्लाह. अभी कम टाइम हो गया. लेजिस्लेचर कुलीग सुनील शर्मा साहब, उन्होंने कहा, मैंने उनसे बात की, इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमने ये लोगों को झूठ बता रहे हैं. इन्होंने लोगों से जो वादे किए हैं वो फुल करें, राशन का, गैस का, और भी जो वादे किए हैं वो करें. उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को खुली छूट है, 40 एमएलए इनके पास है, इनको गाड़ियाँ, उमर अब्दुल्ला साहब ने पहली फुर्सत में गाड़ियाँ लाई, फॉर्चूनर लाई, स्कॉर्पियोज लाई, क्वार्टर्स लाए. ये लोगों को झूठ बोल रहे हैं, इनके पास सारा कुछ है, ये बहाना बनाते हैं. तो उस हवाले से क्या कुछ कहें? देखिए, सुनील शर्मा साहब को ये इल्म भी होना चाहिए. मेरे ख्याल में जब पीडीपी, बीजेपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर साहब थे, तब भी एमएलएज को और चीफ मिनिस्टर को और मिनिस्टर्स को नई गाड़ियां दी गई थी. तब इस सुनील शर्मा को भी नई गाड़ी मिली थी उस गवर्नमेंट में भी. आज उसको क्यों दिखती है ये नई गाड़ी? जो उसके पास पहले दी गई थी वो नई गाड़ी, वो क्यों नहीं दिख रही है उसको? अब झूठ वो बोल रहे हैं या झूठ हम बोल रहे हैं? झूठ वो बोल रहे हैं, क्योंकि उस गवर्नमेंट में भी उनको नई गाड़ियाँ मिली थी. आज अगर नई गाड़ियाँ मिली हैं तब भी उनको नई गाड़ियाँ मिली थी, तो इसको नज़र इस बार की गाड़ी नज़र क्यों आई? एक बात. दूसरी बात ये, सुनील शर्मा साहब को ये समझना चाहिए कि आपकी गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने गला काटा है जम्मू कश्मीर के लोगों का.
जो 370 यहाँ पे ख़त्म किया, 35A को ख़त्म किया, हमारे आईन को ख़त्म किया, हमारी जो नेशनल फ्लैग था उसको ख़त्म किया, रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया, वो उनको शर्म आनी चाहिए। कैसे कर रहे हैं वो ये बातें? उनकी वजह से ये सब कुछ इस वक्त डिमोरलाइजेशन है। इस वक्त जो लोग यहाँ पे परेशान हैं, जो मुसीबतें लोगों को हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो बेरोज़गारी है, और यहाँ बेरोज़गार नौजवानों का उन्होंने शब खून किया है। उन्होंने कानून ये 35A को ख़त्म करने से पूरे हिंदुस्तान के लोग जो नौजवान हैं, तालीम याफ्ता नौजवान हैं, वो यहाँ आके फार्म भर सकते हैं हमारे वैकेंसीज़ के अगेंस्ट। ये किसने किया? ये सुनील शर्मा की पार्टी ने किया, बीजेपी ने किया। उन्होंने ये भी कहा है कि यूटी में उमर साहब ने इलेक्शन लड़ा, हालांकि उसने इलेक्शन से पहले ये कहा था कि अगर यहाँ स्टेटस वापस नहीं दिया गया तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन उसने उसके बावजूद भी इलेक्शन लड़ा। ये स्टेटस बहुत सारे स्टेटों में है और उमर साहब को बेखूबी पता है, फिर वो क्यों चलाते? कौन सा स्टेटस है? हर एक यहाँ पर हिंदुस्तान की जितनी रियासतें हैं वो तो रियासत है, स्टेट्स हैं वो यूटीज नहीं है। यहाँ पे यूटी सिर्फ दिल्ली है और पांडिचेरी है, और कौन सी यूटी है? 2 ही है ना। तो वो थोड़ी, वो पहले से ही यूटी थी, वो कभी स्टेट नहीं है। ये पहली बार हुआ है कि एक स्टेट जो सैकड़ों साल पहले की स्टेट है उसको यूटी बनाया गया। ये तो शर्म की बात है उनके लिए। वो क्या करें? वो तो बात करने के काबिल ही नहीं है। वो कैसे बात करते हैं? उन्होंने एक स्टेट को यूटी बना दिया, जो हिस्ट्री है, जो अभी तक कभी नहीं हुआ है, आज पहली बार हुआ है। एक स्टेट को यूटी बनाया गया, और वो स्टेट जो पहले एक मुल्क हुआ करता था, जो कभी रियासत नहीं बल्कि एक मुल्क हुआ करता था। जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश गुलाम थे बरतानिया के, तब भी हम आज़ाद थे, तब भी हमारा अपना एक मुल्क था। एक मुल्क को पहले रियासत बनाया, अब उसको यूटी बना दिया। ये तो मुजरिम है, इन्होंने एक जुर्म किया हुआ है, और ये मुजरिम है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के, और इनको भुगतना पड़ेगा। एक दिन वक्त आएगा इनको भुगतना पड़ेगा इस बात के लिए। उनको कोई राइट नहीं बनता है बात करने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो मुसीबतें यहाँ पे, जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो बेरोज़गारी है, जो गुर्बत है, जो अफलास है, जो मुसीबतें हैं रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, वो बीजेपी के हवाले से है, वो उनके वजह से है, जो उनके गलत इक़दाम की वजह से, जो उन्होंने गलत फैसले किए, जो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर को तबाह किया, यहाँ की इसकी साख्त को, इसकी जो सालिमियत थी, या इसकी जो खुसूसी पोजीशन थी रियासत जम्मू कश्मीर की, जो उसको उन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसके लिए बीजेपी जिम्मेवार है, बीजेपी की गवर्नमेंट जिम्मेवार है। और उसके साथ ये भी जुड़े हुए हैं, ये जो आप सुनील शर्मा साहब की बात कर रहे हैं, या किसी और एमएलए की बात बीजेपी के, उनके वो जुड़े हुए हैं इसके साथ। और ये संभाला है, समझे, एक तबाह हाल रियासत को उमर अब्दुल्ला साहब ने इसको संभाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेजर मेजॉरिटी में वोट हासिल किए हैं, और इसमें बहुत जैसे आपको मैंडेट मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। इसी वादे को लेकर जम्मू कश्मीर के अवाम ने आप पर एतमाद किया है कि आप लोगों ने उस वक्त लोगों के साथ वादे किए हैं कि जितना भी हमसे छीना गया है उसको हम बनवान वापस लाएंगे। लेकिन फिलहाल में उमर साहब ने पिछले एक दिन बयान भी दिया था कि इस वक्त मौका नहीं है स्टेटहुड वापस मांगने का, आर्टिकल 370 को छोड़ के। तो क्या कुछ कहेंगे कि क्या उस चीज़ पे आप कारबंद हैं? देखिए, शायद आपको नहीं पता। देखिए, पिछले दिनों हालांकि आपके बारे में बहुत कुछ कहा गया है और एक वीडियो वायरल हुआ है, और उन्होंने कहा कि इस इलाके में खासी डेवलपमेंट नहीं हुई, और स्कूल के हवाले से जो कहा गया है उस हवाले से आप बता दीजिए क्या कुछ वो प्रोग्राम था और क्यों वो लोग सामने आए, और हालांकि वो आपके साथ मुंसलिक भी थे, आपके पार्टी के साथ एफिलेटेड भी लोग थे, तो क्या लोगों में अभी नाराज़गी है? वो सही कह रहे हैं, उनका कोई कसूर नहीं बेचारों का। वो एक पसमानदा गाँव है, बहुत दूर दराज इलाके, वगबल उसको बोलते हैं। ये गांव अब की बार मेरे साथ आया है, इससे पहले हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ था, और इनका इससे पहले बहुत सारे एमएलए गुजरे हैं। सजाद लोन साहब इनका एमएलए रहा है, चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब इनका एमएलए रहा है, अब्दुल गनी लोन साहब इनका एमएलए रहा है, गुलाम उद्दीन सोफ़ी साहब इनके एमएलए रहे हैं, इनके बहुत सारे। इस बार ये तरहेगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ आए हैं। अब गवर्नमेंट बने हुए कोई 6-7 महीने हो गए हैं। अभी असेंबली सेशन तो इन्हीं दिनों ख़त्म हुआ। सेशन में ही बजट पास होती है। जब असेंबली सेशन में बजट पास होती है तो उसके बाद ही प्लान होता है कहाँ पे क्या करना है, कहीं सड़क बनानी है, स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है, या वाटर सप्लाई स्कीम देनी है, ये तो उसके बाद ही होता है। अब ये बेचारे, इनका है कि इनकी मजबूरियाँ हैं, ज़रूरतें हैं, उनकी उम्मीदें हैं, ज़रूरतें हैं इनकी, और अभी तक कुछ खास काम नहीं हुआ है उस इलाके में, उस गांव में।
ان کی ناراضگی درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حال میں تو اب کچھ جمع 8 دن ہو گئے مجھے ایم ایل اے بنے ہوئے ان کے وقبل علاقے کے، اس سے پہلے ان کے 6-7 ایم ایل اے گزرے ہیں۔ پرابلم ہے ان کی اسکول کی اپ گریڈیشن، اس اسکول کے آس پاس کوئی فیڈنگ اسکول نہیں ہے، کوئی بھی ہائی اسکول بنانے میں اگر ہم اپ گریڈ کسی مڈل اسکول کو کریں ہائی اسکول، اس کے ساتھ دائیں بائیں کہیں بھی فیڈنگ مڈل اسکولز ہونی چاہیے، یعنی اور اسکولز دائیں بائیں 2-4 اسکولز ہو جہاں سے بچے آئیں گے اس ہائی اسکول میں، ایسا وہاں پہ نہیں ہے کیونکہ چھوٹا سا گاؤں ہے اور پہاڑ کے اس پار ہے، وہاں نہیں ہے دوسرا کوئی فیڈنگ اسکول۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ مجبوری ہے ان کو ہائی اسکول ہونا چاہیے وہاں، کیونکہ وہاں کے بچے دور افتادہ گاؤں ہیں، وہاں کے بچوں کو جنگل یا پہاڑ کراس کر کے ہائی اسکول کے لیے جانا پڑتا ہے، یعنی مشکل ہے، جنگل میں جانور بھی ہوتے ہیں اور بہت اور بھی خطرات ہوتے ہیں، تو ہائی اسکول ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ایز اے اسپیشل کیس ہی ہو سکتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں، انہوں نے شاید کوئی چٹھی دیکھی تھی ہمارے دوسرے کولیگس کو ایم ایل ایز کی کہ فیزیبلٹی لائیے ان کی ان اسکولوں کی ہائی اسکول اپ گریڈ کرنے کے لیے، اگر میں سیدھا ہی چٹھی لکھوں سی او کو یا ڈائریکٹر کو اس کی فیزیبلٹی لائے، فیزیبلٹی نہیں ملے گی اس کی، اس لیے ایز اے اسپیشل کیس اس کو آگے جا کے جب بورڈ میٹنگ ہوگی، کیبنٹ میٹنگ ہوگی، وہاں جا کے اس کو اپ گریڈ کروانا پڑے گا، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی۔ اب یہ بیچارے سیدھے سادے لوگ ہیں، ان کو نہیں پتہ ہے پروسیجر بھی کیا ہے، ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہائی اسکول اپ گریڈ کیسی ہوتا ہے، ہائی اسکول بنتا کیسے، ہائر سیکنڈری اسکول بنتا کیسے۔ تو آپ کا ماننا ہے کہ جو کل انہوں نے بات کہی ہے ان کو اس چیز کو نالج نہیں تھی اور یہ بالکل پریپیئر حساب کے ساتھ انہوں نے یہ چیزیں جو کہی کہ اپ گریڈ ہوا ہے، لیکن یہ اس اسکول کا اپ گریڈیشن اس میں نہیں تھا، یا بیچاروں کو ان کو کوئی غلطی نہیں، ان کو کسی ٹیچر نے وہاں ایکسپلائٹ کیا تھا اور یہ غلط ہے۔ ایک گورنمنٹ ملازم کو ایسے معاملات میں نہیں آنا چاہیے، دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے اور ایکسپلائٹیشن نہیں کرنی چاہیے، یہ ایکسپلائٹیشن ہے۔ اور میں گورنمنٹ کو بتاؤں گا، یہ ٹیچر کو دیکھیں کہ اس نے کیسے لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا، وہاں پہ ہو سکتا ہے وہاں پر لا اینڈ آرڈر پرابلم ہوتی، کچھ ہوتی، تو اس نے ان کو ایکسپلائٹ کیسے کیا۔ میں ڈائریکٹر صاحب سے بات کروں گا، میں اسے اس بارے میں کہوں گا اور وہ خود ایکشن لے گا اس بارے میں، کیا ایکشن اس پہ لینی ہوگی۔ اب سر لوگوں کی وہ ڈیمانڈ جو ہے، عام لوگوں کی اگر بات کریں ٹیچر کو چھوڑ کے، جس طرح سے انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں اسکول کی فیزیبلٹی، اور ساتھ میں آپ نے ہیلتھ سیکٹر کی بات کی، آپ خود سے کوشاں ہیں اس علاقے کے لیے کیونکہ وہاں اس علاقے میں تعمیر ترقی ہو، تو آنے والے وقت میں جیسے پہلے منسٹروں نے جو کیا یا نہیں کیا، اب میر صاحب سے کیا امید رکھیں گے آنے والے وقت میں کیا کچھ کر سکیں؟ دیکھیں ان کے جو پہلے والے ایم ایل اے ہیں، میں ان کو کوئی دوش نہیں دیتا ہوں، ہو سکتا ہے ان کو کوئی رکاوٹ آئی ہوگی اس معاملے میں، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، میں نے کمٹمنٹ ان کے ساتھ کی ہوئی ہے، واٹر سپلائی اسکیم کی بھی، اسکول کا بھی، ہیلتھ سینٹر کا بھی اور روڈ کا بھی، یہ میری ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ رحمان اللہ نے موقع دیا میں ہر ایک کمٹمنٹ پورا کروں گا۔ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، نیشنل کانفرنس کے دور میں ہی جتنے بھی کام یہاں پہ ہوئی، جو ڈیولپمنٹ جسے کپوارہ میں ہوئی ہے، وہ نیشنل کانفرنس کے دور میں ہوئی ہے۔ اس وقت جو آپ کالجز دیکھتے ہیں، ہائر سیکنڈری اسکولز دیکھتے ہیں، ہائی اسکولز دیکھتے ہیں، اسکولز دیکھتے ہیں، ہاسپٹلز دیکھتے ہیں، ڈسٹرکٹ ہسپتال دیکھتے ہیں، ڈسٹرکٹ کا درجہ جو کپوارہ کو ملا ہے، یا جو ڈفرینٹ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس کے جو ہیں جو یہاں پہ ادارے ہیں، یا آپ ہسپتالوں کی بات کریں، وہ اسی طرح واٹر سپلائی اسکیمز کی بات کریں یا روڈ کنیکٹیوٹی کی بات کریں، یہ سب کچھ ضلع کپوارہ میں ہمارا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کپواڑہ، اس کو وہ سب کچھ جو ہوا ہے، میری جو سب کچھ جو ہوا ہے ابھی تک، وہ نیشنل کانفرنس کی گورنمنٹ میں ہی ہوا ہے، نیشنل کانفرنس کی گورنمنٹ سے باہر کچھ نہیں ہوا جو بھی آج تک ہوا ہے۔ آپ یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں، کپوارہ میں ہے یونیورسٹی کیمپس، ہاں اب یہ ہے کہ اس میں اور سبجیکٹس لانے کی ضرورت ہے، لیکن یونیورسٹی کیمپس دیا ہوا ہے اور نیشنل کانفرنس نے دیا ہوا ہے۔ یہاں پہ وومنس کالج ہے، نیشنل کانفرنس نے دیا ہے، بوائز کالج ہے، سائنس کالج ہے۔ کانگریس والے کلیم کرتے غلام نبی آزاد نے دیا، کب دیا ہے؟ کب دیا ہے؟ ہائر سیکنڈری سگامی صاحب کے دور میں ہوئی ہے، اس کے بعد یہاں کپوارہ کا ایم ایل اے میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کب آیا۔ جو بھی ادارہ یہاں پہ ملا ہے وہ نیشنل کانفرنس کے دور میں، غلام نبی آزاد کے دور میں کوئی ادارہ یہاں میں نہیں ملا ہے۔ آپ جو اس وقت ہاسپٹل کا کمپلیکس دیکھیں، نیشنل کانفرنس نے بنایا، میں نے بنوایا ہے۔ آپ کا ڈائگنوسٹک سینٹر ہے یہاں پہ، میں نے بنوایا ہے۔ اے ایم ٹی اسکول یہاں پہ ہے آپ کا، میں نے بنوایا ہے۔ ایس ڈی ایچ کا یہ پورا یہ کمپلیکس میں نے بنایا ہے۔ اویوش کا جو آپ کے ہاسپٹل ہے یہ میرا بنایا ہوا ہے نیشنل کانفرنس کے عمر عبداللہ کی سرکار میں۔ ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی لولاب ہے آپ کو، بنگس ہے آپ کو، درنگیاری ہے، نیشنل کانفرنس دی ہے، عمر عبداللہ صاحب نے دی ہوئی ہے۔ جو بھی یہاں پہ جو بھی آج تک جو بھی کام ہوا یہاں پہ نیشنل کانفرنس کے دور میں ہوا، کسی اور گورنمنٹ میں نہیں ہوا، کسی اور دور میں نہیں ہوا، یہ میں مانتا ہوں۔ ہاں
मेडिकल कॉलेज जो हमें यहाँ मिला है कुपवारा में, तब सेंटर में गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, ये सही बात है, और यहाँ हम हुकूमत उमर अब्दुल्ला साहब की थी। उन दिनों वो मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हुआ है, लेकिन जब एस्टेब्लिश हुआ तब यहाँ पे वो गवर्नमेंट नहीं थी, नो उमर साहब की हुकूमत थी, नो आज़ाद साहब की हुकूमत थी। बाद में जो हुकूमत पीडीपी पीपल्स कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की आई तब उसको एस्टेब्लिश किया गया, लेकिन सैंक्शन जो मेडिकल कॉलेज हुआ है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब सेंटर में थे और यहाँ उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे। उन दिनों में सैंक्शन हुआ था ये जो मेडिकल कॉलेज यहाँ का है। लोगों की जो मुश्किल मसाइले हैं, जैसे वो एक पसमानदा गाँव है, बहुत दूर दराज इलाका, वगबल उसको बोलते हैं। ये गाँव अब की बार मेरे साथ आया है, इससे पहले हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ था, और इनका इससे पहले बहुत सारे एमएलए गुजरे हैं। सजाद लोन साहब इनका एमएलए रहा है, चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब इनका एमएलए रहा है, अब्दुल गनी लोन साहब इनका एमएलए रहा है, गुलाम उद्दीन सोफ़ी साहब इनके एमएलए रहे हैं, इनके बहुत सारे। इस बार ये तरागाम कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ आए हैं। अब गवर्नमेंट बने हुए कोई 6-7 महीने हो गए हैं। अभी सेशन, असम्बली सेशन तो इन्हीं दिनों ख़त्म हुआ। सेशन में ही बजट पास होती है। जब असम्बली सेशन में बजट पास होती है तो उसके बाद ही प्लान होता है कहाँ पे क्या करना है, कहीं सड़क बनानी है, स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है, या वाटर सप्लाई स्कीम देनी है, ये तो उसके बाद ही होता है। अब ये बेचारे, इनका है कि इनकी मजबूरियां हैं, ज़रूरतें हैं इनकी, उनकी उम्मीदें हैं, ज़रूरतें हैं इनकी, और अभी तक कुछ ख़ास काम नहीं हुआ है उस इलाके में, उस गाँव में। उनकी नाराज़गी दूसरी है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाल में तो अब कुछ जमा 8 दिन हो गए मुझे एमएलए बने हुए इनके वगबल इलाके के। इससे पहले इनके 6-7 एमएलए गुजरे हैं, पहले हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ ही। तो जब इलेक्शन में मैंने इनके साथ कुछ वादे किए हैं, है उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये है कि वाटर सप्लाई की इनकी बहुत दिक्कत है। दिक्कत इसलिए उनके पास सोर्स ही नहीं कोई, मतलब दूर दूर तक अगर हम ढूंढे कोई सोर्स ऐसा नहीं है वाटर सप्लाई का कि ताकि इस गाँवों को वाटर सप्लाई पहुंचे, कोई सोर्स नहीं। अब मैंने अपने ऑफिसर्स को बताया था कि आप डगवेल की सूरत में इनको हम वाटर सप्लाई देंगे। 2-3 टेस्ट वहाँ पे हो गए, जहाँ से नीचे से कोई पानी साफ नहीं निकला, ख़राब पानी निकला। लास्टली अब फाइनली हमने एक और टेस्ट वहाँ पे किया, तो वहाँ का पानी लगता है वो थोड़ा पीने के पानी काबिल होगा। तो वो प्रोजेक्ट मैंने डीपीआर बनाया है, कोई 2.5 करोड़ का डीपीआर बना है वो। तो इस वक्त वो चीफ इंजीनियर जो कश्मीर है पीएचई का, उसके ऑफिस में है। मैंने कल भी उससे बात की, वहाँ से वो सेक्रेटरीट मुझे लेना पड़ेगा, वहाँ से जाके फॉर अप्रूवल, वहाँ से उसकी सैंक्शन आएगी, उसके बाद उस प्रोजेक्ट पर काम लगेगा। ये तो एक बात। दूसरा, इनका लास्ट किलोमीटर वगबल का है, वो ख़राब है, बहुत ख़राब है, वो उसको ब्लैक टॉप करने की ज़रूरत है। इस बार जो हमने सिटीज़ एंड टाउन्स का प्रोग्राम है उसमें वो लास्ट किलोमीटर हमने रखा है, और इस साल वो उसका ब्लैक टॉप हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम है इस गाँव की, इसमें कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। मैं हैरान हूँ, मैं जब पहले अर्सवाइल कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी में था, मैंने कोई ऐसा गाँव नहीं है जहाँ मैंने अस्पताल नहीं दिया हुआ है। तो आपका कहना है कि जो 4 कैबिनेट मिनिस्टर गुजरे हैं उस इलाके से, उन्होंने जानबूझकर उस इलाके को पसमानदा रखा? नहीं, मैं जानबूझकर नहीं कहूँगा, पता नहीं क्या वजह, काम करना नहीं। नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगा उनको काम करना नहीं आया या क्यों नहीं किया, वो मैं नहीं कहूँगा। मैं ये कहता हूँ कि मेरे पहले से 4-5 मिनिस्टर रहे हैं, एमएलए रहे हैं इनके, तो मेरे साथ ये गाँव सिर्फ पिछले 6-7-8 महीनों से है। तो अब 8 महीने में तो अलादीन का चिराग हाथ में नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता से जो काम इनके वो जाएंगे। इनके पास अस्पताल भी नहीं है। मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी पहले हुआ करती थी उसमें हर एक गांव में मैंने अस्पताल दिया हुआ, और इनकी मजबूरी है नहीं, इनको हेल्थ केयर के हवाले से एक छोटा सा हॉस्पिटल होना चाहिए वहाँ पे। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, जब आहिस्ता आहिस्ता से प्लान बनेगा डिपार्टमेंट से और नए क्रिएशन हो गए, नए इंस्टीट्यूशन दिए जाएंगे, नए हेल्थ के हवाले से इदारे दिए गए, मैं कोशिश करूँगा उनको एक वो अस्पताल भी मिले। इलेक्शन में वादे हमने किए हैं राशन के बारे में, बिजली के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में। नेशनल कॉन्फ्रेंस सीरियस है इस बारे में, और उमर साहब ने परसों असम्बली में, जब असम्बली का लास्ट दिन तब भी उसने कहा कि मैंने जो इलेक्शन में जो वादे मैंने किए, मैं उन वादों को एक एक करके पूरा करूँगा। और ये एक बात है, 5 साल की हुकूमत है ना। अब आप समझेंगे कि एक दिन में सारे वादे एक साथ पूरे हो जाएंगे, ये क्या मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। ग्रेजुअली हो सकता है, एक एक करके हर एक वादा पूरा हो सकता है, और उमर साहब हर एक वादे को पूरा करेंगे। जहाँ तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से बहुत सारे वादे किए हैं, इसमें कोई शक नहीं।
डेवलपमेंट के हवाले से, और इंशाल्लाह मैं वो डेवलपमेंट करूँगा, चाहे सड़कों का मसला हो, स्कूलों का मसला हो, अस्पतालों का मसला हो, बिजली का मसला हो। मैं कल ही मिलियाल के लिए मैंने एक नया रिसीविंग स्टेशन करवाया, वहाँ पे सैंक्शन करवाया, आपने पढ़ा भी देखा भी होगा, क्योंकि उस इलाके में कोई रिसीविंग स्टेशन नहीं था, करवाया मैंने। मैं आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ करूँगा जो मैंने लोगों के साथ वादा किया है। मैंने त्रेगाम के लिए वादा किया है कॉलेज वहाँ होना चाहिए, केरन के लिए मैंने वादा किया है वहाँ कॉलेज होना चाहिए, नगरी इलाके का जो हॉस्टल है मैं चाहता हूँ उसको अपग्रेड हो वो, और वो 24 आवर्स चले, मैंने उनके साथ ये वादा किया है। मैंने त्रेगाम का अस्पताल है उसको अपग्रेड करने का वादा किया हुआ है। इसी तरह मैंने करालपोरा का जो अस्पताल है उसको और मजबूत और अपग्रेड, उसको और ज़्यादा फाल बनाने के लिए मैंने वादा किया हुआ है। मैंने टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटी केरन, वगबल और जम्मूगंड के लिए मैंने बनाने की कोशिश, और मैंने असम्बली में ये मसला उठाया। फिर उमर साहब चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस में गया, मैंने एक प्रपोज़ल वहाँ दिया, उसने उस प्रपोज़ल को मार्क किया, वो प्रोसेस में है। मुझे लगता है वो भी उमर साहब ने मेरे साथ कमिटमेंट की है कि मैं दे रहा हूँ ये। और भी जो चीज़ें हैं जो भी इसी तरह से, जम्मूगंड का इलाका है बहुत ही पसमानदा इलाका, पहले मेरे साथ नहीं हुआ करता था, उस इलाके में सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है, स्कूल का मसला है, अस्पताल का मसला है, वो भी मेरे ज़ेर नज़र है, मैं करूँगा इंशाल्लाह। अभी कम टाइम हो गया। डेवलपमेंट की बात करें तो आज के जो दौर है यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो नौजवान जो पढ़े लिखे हैं वो मेंटल डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, रोज़गार नहीं है, साथ ही कहीं डेवलपमेंट की बात करें रोड कनेक्टिविटी सही नहीं है, हेल्थ सेक्टर कुपवाड़ा में ना के बराबर है, तो और भी बहुत सारे मसले, स्कूलों की बात आपने की, अपग्रेडेशन की बात की है, हायर सेकेंडरीज की बात की है, यहाँ पे कोई ऐसी स्पेसिफिक कॉलेज भी नहीं है, यूनिवर्सिटी यहाँ होनी चाहिए थी। तो जिस तरह से बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी है, तो आप काफ़ी देर तक इक़्तिदार में भी रहे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा मौका मिला, कैसर जमशेद लोन साहब, आप साहब या चौधरी साहब, बहुत सारे एमएलए रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सालों तक एमएलए रहे हैं। तो आज आपकी फुल मेजॉरिटी हुकूमत भी है, तो कुपवाड़ा ज़िला के लिए क्या कुछ कंट्रीब्यूशन होगा और आने वाले वक्त में क्या ऐसी डिमांडें फुलफिल होंगी? रोड के हवाले से मैंने बात की, पीने के पानी को लेकर बात की, हेल्थ सेक्टर की बात की, अभी कुछ खास नहीं है। यहाँ हर वक्त पेशेंट को रेफ़र करना पड़ता है श्रीनगर, या अगर कहीं एडमिशन हमारे जो बच्चे हैं बाहर रियासतों में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उसके लिए क्या कुछ इक़दाम होगा? मुश्किलात हैं, देखिए मैं नहीं कहूँ कि सब कुछ हुआ है, ये मैं कभी नहीं कहूँ। मुश्किलात है ज़िले कुपवाड़ा के लोगों को, अभी हेल्थ के हवाले से है, एजुकेशन के हवाले से है, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, सबसे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है ज़िले कुपवाड़ा में, ये मुश्किलात हैं। और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, और हमारी गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है ये जो मुश्किलात हों ये अब, और ज़िले कुपवाड़ा के ही नहीं पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ये है प्रॉब्लम्स है, हेल्थ के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं। हम अभी हेल्थ के हवाले से ज़्यादा एडवांस नहीं हैं, हम एजुकेशन के लिहाज से भी ज़्यादा एडवांस नहीं है। हमारे यहाँ पे और भी मेडिकल कॉलेजेस होने चाहिए, और भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस होने चाहिए, और भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ होनी चाहिए, और भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एक दो होनी चाहिए यहाँ पे, या बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो होना चाहिए अभी, मैं मानता हूँ। लेकिन अभी जो है जितना भी यहाँ पे है वो सब कुछ एनसी के दौर में मिला है, उससे पहले न मिला है कुछ, उसके बाद में कुछ मिला है। रोड की खस्ताहाली बहुत ज़्यादा है। उमर अब्दुल साहब चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर भी है, अप्रूवल के लिए बहुत सारा वहाँ पे पेंडिंग है। तो हालांकि जब वो बजट सेशन पास हुआ बिजनेस में हाउस में चलाइए, तो लेकिन क्या कुछ कारण है? क्या आपको पता है यहाँ की मौसमी हालत कैसी है? तो उसके हवाले से क्या कुछ इकदाम? देखिए मेरे ख्याल में 1-1.5 महीना हो गया बजट सेशन ख़त्म हुआ है, उसके बाद DPR बनाने में, प्रोजेक्ट बनाने में, एस्टिमेशन करने में टाइम थोड़ा लगता है। प्रोजेक्ट कोई डिले नहीं हो रहा है, और उमर साहब की तरफ से, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिले नहीं है। हाँ, अगर कहीं पे डिले हो रही है, इंजीनियर्स जो है वो डिले करते हैं एस्टिमेशन में या प्रोजेक्ट बनाने में या DPR बनाने में, उनकी डिले होती है, गवर्नमेंट की तरफ कोई डिले। और एक बात का मैं आपको कहता हूँ, डेवलपमेंट होगी, रोड भी बनेंगी, हॉस्पिटल्स भी बनेंगे, वाटर सप्लाई स्कीम्स भी बनेंगे, कॉलेजेस नए भी बनेंगे, नए स्कूल्स भी बनेंगे, नए स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल भी बनेंगे। मुझे पूरा यकीन है जो इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उमर साहब की गवर्नमेंट है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है, पहले से ज़्यादा ये गवर्नमेंट काम करेगी। इसलिए ये कहना गलत है कि इस गवर्नमेंट के पास पावर्स नहीं है, ये काम नहीं कर सकते हैं, इनको डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डेवलपमेंट जो भी है इसी गवर्नमेंट को करनी है, पोस्टिंग्स, प्रमोशंस और अपॉइंटमेंट्स जो भी है इसी गवर्नमेंट को करना है। सिर्फ IAS IPS जो ऑफिसर्स है उनके हवाले से जो
اتھارٹی ہے, جو جوریڈکشن ہے وہ LG صاحب کے پاس ہے. اس کے بغیر جتنا بھی ہے وہ اسی گورنمنٹ کے پاس ہے, ہماری گورنمنٹ کے پاس. یہ کام کریں گے اور پہلے سے بہت زیادہ کام کریں گے. آپ ویل ایکسپیرینسڈ MLA ہیں, کافی تجربہ یافتہ MLA ہے, لیکن آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ آج کے ڈیٹ میں وہ جوش اور جذبہ وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے, کیونکہ تب کے MLA اور اب کے MLA میں کیا فرق ہے؟ اس کی وجہ ہے, دیکھیے ہمارے یہاں اسٹیٹ ہوا کرتا تھا, پاورفل اسٹیٹ ہوتی تھی, ہمارا اسپیشل اسٹیٹس ہوا کرتا تھا. 370 ہمارے پاس تھا, 35A ہمارے پاس تھا, ہماری اپنی ایک اسمبلی ہوا کرتی تھی اور اس کے ساتھ کونسل بھی ہوا کرتا تھا, لیجسلیٹو کونسل بھی ہوا کرتا تھا. ہمارے پاس بہت سارے پاورز تھے تب, جو اب نہیں ہے, یہ ہم نے ماننا پڑے گا. ہمارے ساتھ سینٹرل گورنمنٹ نے بہت زیادتی کی, BJP گورنمنٹ نے بہت ظلم کیا ہے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ, جو 370-35A کو ہٹایا گیا ہے, جو ہمارا جو فلیگ چھینا گیا, ہمارا جو اپنا آئین تھا وہ ہم سے چھینا گیا, ہماری ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کیا, ٹکڑے کیے گئے, لداخ کو الگ کیا گیا. بہت سارا ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ. یہ ہمارے ساتھ نہیں بلکہ ریاست جموں کشمیر کے سب لوگوں کے ساتھ, چاہے وہ مسلمان ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی, سبوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے. تو یہ تو ہے, ڈیمورلائزیشن ہے, کیوں نہیں ہے, میں مانتا ہوں ڈیمورلائزیشن ہے, لوگوں میں بھی ہے, گورنمنٹ میں بھی ہے, جو ہم عام لوگ ہیں یا آپ لوگ میڈیا والے, آپ میں بھی ہے. آپ بھی یہ بات فیل کر رہے ہیں, اس لیے ہم کوشش کریں نیشنل کانفرنس ہم سے جو چھینا گیا ہے ہمیں وہ واپس ملے. اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے. ہم اگر کہیں گے کہ اب شروع کریں تو ابھی ملے گا, ناممکن ہے. یہ کچھ بھی جب بھی انسان کو جب کچھ کھویا جاتا ہے, جو کوئی مطلب کسی چیز کو آپ کھو لیتے ہو تو اس کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگتا ہے, اس کو دوبارہ حاصل کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اس لیے نیشنل کانفرنس کا منشور ہے, نصب العین ہے, ایجنڈا ہے کہ جو ہم سے چھینا گیا ہے 370-35A, ہماری ریاست کے 2 حصے کیے گئے ہیں, ہمارا آئین, ہمارا نیشنل فلیگ, جتنا بھی ہے یہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ہم جدوجہد کریں گے, کوشش کریں گے. ہم جہاں تک بھی ہماری نظر پڑے وہاں تک جا کے ہم جدوجہد کریں گے, کوشش کریں گے سب چیز واپس لینے کے لیے. آپ کا عمر عبداللہ صاحب نے جو ہی ٹیک اوور کیا ایز چیف منسٹر, سب سے پہلے اس نے کیبنٹ کے اندر ایک ریزولوشن پاس کیا جو سینٹرل گورنمنٹ کو بھیجا کہ ریاست کے اندر آپ اسٹیٹ ہوڈ کو بحال کرو. ایک بات, جس دن اسمبلی لگی, پہلی اسمبلی کے پہلے ہی دن یہ ریزولوشن پاس کروایا کہ ہمارا جو اسپیشل اسٹیٹس تھا اس کو بحال کرو, وہ بھی سینٹرل گورنمنٹ کو بھیجا ہے. اب اس بارے میں آپ خود سمجھ سکتے ہیں ہم کتنا سیریس ہے اس بارے میں. نیشنل کانفرنس تو پہلے سے اس بارے میں سیریس ہے. اور دوسری بات ہے, عمر صاحب نے کچھ ہی دنوں پہلے کہا کہ اگر ہمیں یہ بھی لگے ہمیں سپریم کورٹ واپس جانا پڑے گا, ہمارے پاس ہے وہ آپشن, ہم جا سکتے ہیں. ہمیں جہاں لگے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنا اسٹیٹ ہوڈ واپس لانے کے لیے, اسپیشل اسٹیٹس واپس لانے کے لیے, نیشنل کانفرنس پیش ہے. اور نیشنل کانفرنس کبھی کوئی دریغ نہیں کرے گی اس بارے میں. پرابلم ہے ان کی اسکول کی اپ گریڈیشن. اس اسکول کے آس پاس کوئی فیڈنگ اسکول نہیں ہے. کوئی بھی ہائی اسکول بنانے میں اگر ہم اپ گریڈ کسی مڈل اسکول کو کریں, ہائی اسکول, اس کے ساتھ دائیں بائیں کہیں بھی فیڈنگ مڈل اسکولز ہونی چاہیے. یعنی اور اسکولز دائیں بائیں 2-4 اسکولز ہو جہاں سے بچے آئیں گے اس ہائی اسکول میں. ایسا وہاں پہ نہیں ہے کیونکہ چھوٹا سا گاؤں ہے اور پہاڑ کے اس پار ہے, وہاں نہیں ہے دوسرا کوئی فیڈنگ اسکول. اب یہ دیکھنا ہے کہ مجبوری ہے ان کو ہائی اسکول ہونا چاہیے وہاں, کیونکہ وہاں کے بچے دور افتادہ گاؤں ہیں, وہاں کے بچوں کو جنگل یا پہاڑ کراس کر کے ہائی اسکول کے لیے جانا پڑتا ہے. یعنی مشکل ہے, جنگل میں جانور بھی ہوتے ہیں اور بھی خطرات ہوتے ہیں. تو ہائی اسکول ان کے لیے بہت ضروری ہے. کہ وہ کیبنٹ میٹنگ میں شامل ہوئے تو پروٹوکول کا غلط فائدہ اٹھایا گیا, تو کئی سارے لوگوں نے اس پر تنقید کا نشانہ بنایا. تو اس ایک اور بات جو روحلا صاحب ہے اس کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہے کہ ان کی آپس میں کچھ زیادہ بنتی نہیں ہے. کیا کچھ دیکھیے, روحلا صاحب میرے سے زیادہ مضبوط نیشنل کانفرنسی ہے, وہ میرے سے زیادہ اسٹرانگ نیشنل کانفرنسی ہے, میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. روحلا صاحب کو نیشنل کانفرنس کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں,
पार्टी के अंदर अपने 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 व्यूज़ होते हैं, यानी अपनी विचारधारा होती है। अगर अपने व्यूज़ को कोई के बारे में बात करे या अपनी बात बताई पार्टी के अंदर, बताने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन रूहुल्लाह साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो आइंदा के लिए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो लॉयलिस्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। ये अगर लोग फैला रहे हैं कि उसका कोई इख्तलाफ है, कुछ है, मैं इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब वर्किंग कमेटी हमारी परसों थी, रूहुल्लाह साहब और मैं साथ साथ में सीट्स पे थे, आपने भी देखा होगा शायद। मुझे कहीं भी नहीं लगा कि रूहुल्लाह साहब को कोई इख्तलाफ है। रूहुल्लाह साहब ने इशूज़ को उबारा पार्टी के हवाले से, इशूज़ को उबारा पार्टी को मजबूत करने के लिए, इशूज़ को उबारा पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। कोई इख्तलाफ की बात वहाँ नहीं हुई जो मीडिया जैसे आगे जाके उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि कैबिनेट मीटिंग में कैबिनेट मिनिस्टर से अलावा और भी बैठे थे, ये हुआ है, आज पहले भी ऐसा हुआ है, होता है। जब हम यहाँ बोर्ड मीटिंग में बैठते हैं तो हम अपने वर्कर्स को पिछली लाइन में बिठाते हैं, आपने देखा भी होगा। बोर्ड मीटिंग में एमएलए मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन सेकंड लाइन पर हम वर्कर्स को बिठाते हैं, या कोई जियाजत इंसान होता है इलाके का, वो भी बैठ जाता है। ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ये इसमें कोई प्रोटोकॉल में कोई परेशानी नहीं है। ये अब हमारे मुखालफिन जो है उनको कोई न कोई इशू मिलना चाहिए, उस इशू को उभारते हैं। ये मेरे ख्याल में उनके लिए हमाकत है ऐसी बातों को बताना, ऐसी बातों को उठाना। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को आखिरी मैसेज जो उन्होंने आपके साथ उम्मीदें वाबस्ता की हैं और आप भी उनके लिए खड़े हैं 24 घंटे 24/7, तो क्या मैसेज होगी उन लोगों के लिए जो आपका अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, जिनको बहुत सारे लोग, जो माएँ बहनें परेशान, नौजवान परेशान, रोड के हवाले से बात हुई, पानी बिजली को लेकर बात हुई, ओवरऑल डेवलपमेंट को बात हुई, तो और आने वाला जो वादा है जो आप लोगों ने किया है लोगों के साथ, फ्री राशन, फ्री गैस और भी बहुत सारी चीज़ें आपने की हैं, करनी भी हैं, तो क्या कुछ कही? देखिए, जो मुझे मालूम है, मुझे हर एक गांव पर नज़र है, हर एक महल्ले पे नज़र है, हर एक इलाके पे नज़र है, और मैं किसी इलाके को पीछे रहने नहीं दूंगा, हर इलाके को आगे ले जाऊंगा। और मैंने इलेक्शन में लोगों से वादा किया है कि मैं इतनी डेवलपमेंट तहकम कॉन्स्टिट्यूंसी में करूंगा कि ये एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी, और इंशाल्लाह मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। हाल ही हमने कुछ रोड्स ब्लैक टॉप के लिए सेंक्शन करवाए हैं और जल्दी उनका टेंडर हो जाए, वो करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं जो मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में करवाने जा रहा हूं, और आहिस्ता आहिस्ता एक साल तक आपको पता चलेगा, हाँ काम हो रहे हैं और काम होने जा रहे हैं। मैं लोगों से यही गुजारिश करूं, अभी कम टाइम हो गया, अभी मौका दीजिए, काम करने दीजिए हमें। इंशाल्लाह हम आपको मायूस नहीं होने देंगे। खासकर नौजवानों से मेरी गुजारिश होगी, नौजवान बहुत परेशान है हमारे। मेरा समझ लीजिए अंदर से मैं फील करता हूँ, हमारे नौजवान बेरोज़गार हैं, तालीम याफ्ता हो के बेरोज़गार हैं। उनसे मैं यही गुजारिश करता हूँ, भटके मत, आप मत भटकिए, इंशाल्लाह आपके रोज़गार का इंतज़ाम हो जाएगा। कहीं पे मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में ज़रूर आप लोगों का रोज़गार मिलेगा। लेकिन आजकल कुछ एजेंसीज़ हैं, कुछ लोग हैं, कुछ जो आप लोगों को भटका रहे हैं, कहीं ड्रग्स की तरफ, ऑनलाइन गैम्बलिंग में जाते हो या ड्रग्स की तरफ जाते हो या और चीज़ों की तरफ, उस तरफ मत जाइए। आप लोगों का फ्यूचर है, आप लोगों का मुस्तकबिल है, आप लोगों के ख्वाब हैं, अभी आपके पेरेंट्स के ख्वाब हैं, आपके पेरेंट्स के ने आपके हवाले से बहुत सारे ख्वाब देखें। उन ख्वाबों को हमने शर्मंदे ताबीर करना है, उनको पूरा करना है। इसलिए अपने आप को बचाइए, अपनी बॉडी को बचाइए, अपनी फिज़िक को बचाइए, अपने घर को बचाइए, उस चीज़ का ख्याल रख लीजिए। आपको इंशाल्लाह आपको रोज़गार भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन बुरे आदतों से बचिए, उस चीज़ का ख्याल रखिए। सर, आखिरी सवाल होगा मेरा, कुपवारा ज़िला वाहिद एक ज़िला जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है टूरिज़म का, आपके करालपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, तहगाम खूबसूरत इलाका, लोहादिया लोलाब खूबसूरत इलाका, कुपवारा एंटर होते ही मतलब सब जगहें अपने आप में बहुत मुनफरिद और खूबसूरत जगहें हैं, लेकिन आज तक इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं। फ्लोरिकल्चर गार्डन कहीं है नहीं, बच्चों की सैर तफरी के लिए, बुज़ुर्गों की सैर तफरी के लिए, अगर बुज़ुर्ग भी शाम को टहलना चाहिए उसके लिए एक खूबसूरत सा बाग होना चाहिए। तो इस बारे में क्या कभी सोच विचार हुआ या आने वाले वक्त में होगा? ये बिल्कुल सही है। देखिए, इन चीज़ों की तरफ शायद पहले हमने इसलिए ज़्यादा तवज्जो नहीं दी क्योंकि हमारे पास स्कूल नहीं हुआ करता था, पुल नहीं हुआ करता था, सड़क नहीं हुआ करती थी, वाटर सप्लाई स्कीम नहीं हुआ करती थी, हस्पताल नहीं हुआ करता था, और जो सहूलियतें वो ये फूड स्टोर्स जो है वो नहीं हुआ करते थे, बेसिक जो हमारी नेसेसिटी थी वो नहीं। आहिस्ता आहिस्ता से हमने उन चीज़ों को पूरा किया है, अब कम रह गया अब करने के लिए।
اب اور چیزیں جو آپ یہ ریکریشن کی بات اب کر رہے ہیں, جو سپورٹس کی بات کر رہے ہیں, اب ہم اس طرف توجہ دے رہے ہیں. سب ایم ایل ایز, میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, سب ایم ایل اے پورے جموں کشمیر کے ایم ایل ایز اب اس طرف سپورٹس کی طرف توجہ دے رہے ہیں, اور ریکریشن کی طرف یا پارکس بنانے کی طرف, سپورٹس اسٹیڈیم کے بنانے کی طرف, پلے گراؤنڈز بنانے کی طرف, اس طرف ہم توجہ دے رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے آئندہ آنے والے برسوں میں آپ دیکھیں گے بہت سارے نئے پلے گراؤنڈز بھی بنیں گے, بہت ساری پارکس بھی بنیں گے, بہت سارے اور بھی ایسی چیزیں بنیں گے جہاں سے لوگوں کو سیر و تفریح ملے. کل کیبنٹ میٹنگ ہے, تو کیا کچھ اس میں ہوگا خاص طور پر آپ کی جانب سے؟ کل کیبنٹ میٹنگ نہیں ہے, کل ہماری ریویو میٹنگ ہے, یعنی ابھی بورڈ کی ریویو میٹنگ ہے ہماری, یعنی آج تک جو ہوا ہے اس پہ نظر رکھنی ہے, وہ دیکھنا ہے کیا ہوا ہے, کتنا کرنا باقی رہ گیا ہے. ابھی جو ہماری بورڈ میٹنگ ہے وہ اب ہونے والی ہے, ابھی نہیں ہے وہ. جب بورڈ میٹنگ ہوگی تو اس میں بورڈ میٹنگ میں پھر ڈیسائیڈ ہم کریں گے نیا آگے جا کے ہم نے کیا کرنا ہوگا. کل کی میٹنگ صرف یہ دیکھنا ہے کہ ابھی تک جو پلان بنا ہوا تھا پچھلا لاسٹ ایئر کا پلان, وہ کس طرح سے ہم نے امپلیمنٹ کیا, اس کے مطلب اچیومنٹس کیا ہیں اور کیا کیا خامیاں رہی ہیں, اس کو دیکھنا ہے. یہ ریویو میٹنگ ہے. شکریہ سر, شکریہ, بہت بہت شکریہ. یہ تھے میر سیف اللہ صاحب, ایم ایل اے ترہگام. سبھی اپنی کانسٹیچوئنسی لوگوں سے یہی کہا کہ میں آپ کے ہر ایک وعدے کے لیے وعدہ بند ہوں, اور ڈیولپمنٹ ہوگی, ضرور ہوگی. روڈ کے حوالے سے ہم نے بات کی, بجلی پانی کے لیے بات کی, سڑک کے حوالے سے بات ہوئی, سکولوں کے حوالے سے بات ہوئی. تو میر صاحب نے صاف طور پر یہ کر دیا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کے لیے ہمیں وقت چاہیے, اور میں وعدہ بند ہوں. جس طرح سے میں نے اپنی کانسٹیچوئنسی کے لوگوں سے وعدہ کیا ہے تو من وعن وہ پورا ہوگا. ساتھ ہی انہوں نے نوجوانوں سے گزارش کرتے ہوئے کہا کہ آپ بے روزگار ہیں, آپ پڑھے لکھے ہیں, لیکن خدا را اپنے صحت کے حوالے سے سوچئے, اپنی آن لائن گیمنگ یا ڈرگ میں مت ملوث ہوئے, اور سرکار آپ کے لیے کچھ خاص ضرور لے کر آئے گی. سرکار اس پر کام کر رہی ہے, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ لوگوں کے لیے اچھا پرائیویٹ سیکٹر یا گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کو روزگار ضرور ملے گا. لیکن آپ کو نراش نہیں ہونا ہے, اور سرکار اس کی میں بہت گمبھیرتا سے سوچ رہی ہے, آپ کے لیے سوچ وچار کر رہی ہے. لیکن آپ اپنی صحت کا صحیح خیال رکھے گا. ارشاد وانی, TRK نیوز, کپواڑہ سے.